हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक में टैप करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। मैंने उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहां से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जिन सज्जनों को मुझसे जनरल स्टडीज़ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट्स पढ़ने हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम में क्लासेस उपलब्ध हैं। मैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और आपके सीएसईबी जेई से रिलेटेड कंटेंट पढ़ा सकता हूँ। जिनको पढ़ना है संपर्क करें। इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिए, वहाँ पे मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम वाले चैनल का जो है आप फॉलो करके डेली क्विज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मैं डेली क्विज भी अपलोड करने लगा हूँ, जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट के आपको क्विज उपलब्ध होंगे, जहाँ से आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप वाले लिंक पर टैप करके अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे सेंड करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा, जहां आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने एक नया टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया है, जहां से आप टेक्निकल कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और जो भी वीडियो वगैरह प्राप्त होगी आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने एक पहला लेक्चर बनाया है आपके सीएसईबी जेई और आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, उसकी और वीडियो सीरीज जो है वो चालू होगी और ऑलरेडी चालू कर दिया गया है, और लेक्चर जो है मैं समय समय पे अपलोड करता रहूँगा, तो उसकी प्रतीक्षा कीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पर्यावरण के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, 2 लेक्चर बचे पर्यावरण के, आज का मिला के जो है 2 लेक्चर होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ टॉपिक मिस कर दिया है तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं वो भी टॉपिक जो है वो आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो है आप इस लेक्चर सीरीज को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आप ये लेक्चर सीरीज शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा, मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, और ग्रो करने से क्या है, मैं आपको और कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। बाकी मैं आपको कंटेंट तो रेगुलरली उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस और थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं कंटेंट ज़रूर आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। दैट्स इट। आज हम लोग चालू कर रहे हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक। उसमें हम लोग पहले देखेंगे अम्ल वर्षा और ओजोन परत। ठीक है, इसके बाद जो है कोई और टॉपिक बच गया है तो उसको फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा की जो है अवधारणा रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने दी थी। ठीक है, नाम याद रखना, रॉबर्ट एक्स स्मिथ। अम्ल वर्षा बेसिकली होता क्या है? हमने वायु प्रदूषण में थोड़ा बहुत अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा था। जब मैं वायु प्रदूषण आपको पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि आपके बहुत सारे सोर्सेस से निकलती है। ठीक है, वायु मतलब बेसिकली आपके जो भी मोटर व्हीकल्स है उनसे, और बाकी कारखानों, शोधन कारखानों वगैरह से जो है सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली निकलती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो मुख्य स्रोत है वो आपके सुपरसोनिक जेट और भी कई सारे स्रोत से जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में जो है कार्बन के ऑक्साइड भी उत्तरदायी हैं अम्ल वर्षा के लिए, लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। मेजरली जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ही मेन रूप से उत्तरदायी है। बेसिकली क्या होता है अम्ल वर्षा में, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता से संपर्क करते हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं। आर्द्रता मतलब बेसिकली क्या होता है, पानी, H2O को ही आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, तो वाटर जो है उसका भी सूत्र जो है था वाटर के सूत्र के समान होता है। ठीक है, तो वाटर का सूत्र क्या होता है आपका H2O। ठीक है, जब SO2 कंबाइन करेगा आपके H2O से तो आपका H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब NO2 कंबाइन करता है वाटर के साथ तो HNO3 या फिर
नाइट्रिक अम्ल बनता है। इसके अलावा जो है कार्बन के ऑक्साइड जब है H2O से जब कंबाइन करते हैं तो H2CO3 या फिर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये जो है बहुत कम रूप से उत्तरदायी होता है। मेजरली जो है सल्फ्यूरिक एसिड और आपके नाइट्रिक अम्ल जो है मेन रूप से उत्तरदायी होता है आपके अम्ल वर्षा में। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अम्ल वर्षा का जो है परफेक्ट आपका डिटोरिएशन का मेन एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हो ताजमहल। ताजमहल में क्या हुआ था, एक समय आपके बहुत सारे लाल लाल धब्बे लग गए थे। बेसिकली क्या हुआ था, वो अम्ल वर्षा के कारण हुआ था। मथुरा के पास जो है एक तेल शोधन कारखाना था, मेरे ख्याल से IOCL का। उससे जो है SO2 की मात्रा जो है उत्सर्जित हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, जिससे जो है अम्ल वर्षा के रूप में जो है वो ताजमहल के ऊपर गिर रहा था। बाद में जो है मथुरा के तेल शोधन कारखाने को बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे चीज़ों के लिए। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट रूप से जो है ह्यूमंस पे असर पड़ता है, उसको हम लोग को समझना ज़रूरी है। ठीक है, जब अम्ल मतलब वाटर का जो शुद्ध जल का मान होता है वो आपका pH लेवल जो होता है वो 7 में होता है। मतलब वो ना ही तो अम्ल होता है ना ही तो क्षार होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। लेकिन वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों से मिलकर जो है वो थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, जब इस अम्लीय प्रकृति के वाटर का जो मान है क्रांतिक मान 5.6 pH से नीचे चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, और इसी pH मान से नीचे के अम्ल वर्षा को वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये pH का मान याद रखिएगा, क्रांतिक मान होता है। इससे नीचे जो भी वाटर के फॉर्म में गिरेगा वर्षा, उसको बोलेंगे अपन अम्ल वर्षा। ठीक है, मेजरली जो है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में जो है सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा का इफेक्ट हुआ है। इन तीनों कंट्री को जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये यूरोप में, यहाँ सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इस चीज़ का। तो आपको अम्ल वर्षा में जो है ये दोनों याद रखना। ये CGPSC में क्वेश्चन आ चुका है, अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से अम्ल उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल। सेकंड हम लोग देखते हैं ओजोन परत। ओजोन परत आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ओजोन परत का मेजरली काम क्या है, परावैंगनिक किरणों को जो है अवशोषित करता है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको ओजोन जो है अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी में आने से रोकता है। ठीक है, अब इस ओजोन परावैंगनिक किरणों से बेसिकली होता क्या है, कई सारे बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया और विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ओजोन हमारे लिए एक तरीके से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। इसकी जो मोटाई होती है वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, और ये जो है आपके बेसिकली मेजरली अगर बात की जाए तो समताप मंडल में होता है। ठीक है, लगभग 90% जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो समताप मंडल आप ऑप्शन लगाइएगा। लेकिन इसका कुछ परसेंट भाग है, लगभग 10% भाग जो होता है क्षोभ मंडल में भी होता है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है आंसर आप समताप मंडल ही लीजिएगा। ठीक है, ओजोन परत की जो है मोटाई को नापने की इकाई जो है उसको डॉप्सन बोलते हैं। ठीक है, एक डॉप्सन बराबर 0.01 mm होता है। ठीक है, ये यूनिट याद रखिएगा, डॉप्सन यूनिट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, अब बेसिकली जो है ओजोन परत का विखंडन क्यों होता है। बेसिकली कुछ गैसेस हमारे वायुमंडल में हैं जिनका प्रयोग इंसान करता है। ठीक है, अब इंसान इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के चीज़ों में करता है, जैसे कि आपका CFC गैस हो गई, क्लोराइड और ब्रोमाइड जिसको हैलोजन गैस बोलते हैं। ठीक है, FCl BrI80 जो पीरियोडिक टेबल में होती है वो आपकी बेसिकली हैलोजन गैस कहलाती है। उसमें मेजरली आपका क्लोरीन और ब्रोमीन गैस जो है वो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके बाद है N2O, ये है बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये है मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, इसके अलावा है ये मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये मेजर गैस होते हैं जो ओजोन परत के लिए उत्तरदायी होती है, क्षरण के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है, बेसिकली इसको पहचानने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसके आखिरी में जो है FCl BrI80 में से हो, ठीक है,
वो बेसिकली आपके ओजोन परत का विखंडन करती है। ठीक है, कंपाउंड कार्बन के साथ मिलकर अगर कोई बनाता है इनसे रिलेटेड तो वो ज़रूर से आपका ओजोन परत का विखंडन का काम करेगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके विभिन्न एग्जामों में, उसमें ज़रूरी नहीं है एशिया पे पूछे, और भी एग्जाम में वो पूछ सकता है। आपको इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा और आपको टिक लगाना है कि एक कौन सी परत जो है, कौन सी चीज़ जो है ओजोन परत के विखंडन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि ओजोन परत, ओजोन गैस का जो विखंडन है, ठीक है, वो वाली गैसेस और आपके ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड गैसेस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब चीज़ें उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से जो संबंधित गैसेस हैं, ठीक है, वो हीट ट्रैपिंग गैस है। ऐसी गैस जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है और उससे क्या है, अर्थ का जो है टेम्परेचर ग्रो करता है। ऐसी गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ओजोन परत का विखंडन करने वाली गैसेस बेसिकली हैलोजन गैस होती है। ठीक है, आप डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र की जो है सबसे पहले खोज जो है एक बंदे ने की थी जिसका नाम है फॉरमैन। ठीक है, मेरे ख्याल से इनका पूरा नाम जोसेफ फॉरमैन था। और बेसिकली जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है उत्तरदायी जो गैसेस हैं उनका प्रयोग हम लोग विभिन्न माध्यमों में करते हैं, जैसे कि आपके अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, एरोसोल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों में हम लोग इंसान प्रयोग करते हैं और इनसे जो है ये सारी गैसेस निकलती हैं। ठीक है, ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ओजोन दिवस मनाने की जो है शुरुआत जो है बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जो है आपके कनाडा में है और जो है वहाँ पर एक समझौता हुआ था जिसके तहत 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ध्रुवों के समीप जो है ओजोन परत क्षरण का जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जो कि पोलर आइस कैप्स है वो पिघल जाएगी तो क्या होगा, पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, कई सारे जो क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी अंटार्कटिक में एक बहुत बड़ा भूखंड, लगभग गोवा के क्षेत्रफल के बराबर का भूखंड जो है उससे टूटकर अलग हो गया। तो इतना डिजास्टर्स हो सकता है। ठीक है, और बोल रहा है कि वो लंदन के पास जाएगा और फिर वहाँ के क्षेत्रों को डुबा देगा जब वो पिघलेगा, तो वो बात की बात है, लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा डिजास्टर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का परिणाम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा क्षरण का जो है असर कहाँ पे पड़ता है, आपके ध्रुवों के समीप। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ओजोन परत की जो सर्वाधिक मोटाई होती है वो आपके बसंत ऋतु के समय होती है। इसके अलावा जो है बसंत ऋतु में सबसे कम होती है और वर्षा ऋतु में सर्वाधिक मोटाई जो होती है, उल्टा बोल दिया क्या, बसंत ऋतु में सर्वाधिक मोटाई होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम्मेलन। ओजोन परत से संबंधित सम्मेलन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका 1985 में वियना सम्मेलन या फिर वियना कन्वेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है वो बैन किया गया था। ठीक है, और इसको उत्तरदायी माना गया था आपके ओजोन परत के क्षरण के लिए। ठीक है, 1990 में जो है ओजोन परत से रिलेटेड जो है वो दूसरा सम्मेलन बुलाया गया लंदन में। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपके मिथाइल क्लोरोफॉर्म को जो है बैन किया गया था। ठीक है, CFC को तो पहले से बैन किया गया था, लेकिन इसके लिए व्यापक रूपरेखा जो है वो लंदन में स्थित सम्मेलन से बनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1992 का कोपनहेगन का सम्मेलन। इसमें मिथाइल ब्रोमाइड HCFC, ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ये ब्रोमोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इन पे जो है वो बैन लगाया गया। सबसे मेजर जो सम्मेलन माना जाता है आपके ओजोन परत से क्षरण से निपटने के लिए वो है 1997 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, CH3BR, इसको समाप्त करने की जो है व्यापक कार्य योजना जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी बनी थी। और मैंने आपको बताया जैसे कि 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। 1997 में जो है इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट है आपका 1990 से बीजिंग समझौता जो है उसमें ब्रोमोक्लोरोमीथेन को जो है वो बैन किया गया। तो आप ये 5 सम्मेलनों को जो है वो अपने फिंगर टिप्स में रखिएगा, किसमें क्या डेवलपमेंट हुआ उसको याद रखिएगा, कौन कौन सी गैसेस जो है वो बैन हुई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी हैं 1 बाय 1 करके। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो हैं हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अधिनियम के बारे में बात करते हैं। वन संबंधी हमारे देश में कौन कौन से अधिनियम हैं। ठीक है, सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम जो है वो 21 सितंबर 1927 को लाया गया था। भारत की जो पहली वन नीति बनी वो थी 1952 में। सेकंड वन नीति जो बनी वो 1988 में बनी। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति जो है वो आपके 1988 में बनी। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज अधिनियम जो है वो आपका 1969 में लागू किया गया। ठीक है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से रिलेटेड अधिनियम आपके 74 और 81 में, ये तो याद रहता है हम लोग को। ठीक है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आपका 1976 में हुआ। इसके अलावा जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में चालू हुआ। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये भी याद रहता है हम लोग को 1986। संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम जो है वो आपका 1919 का है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये CGPSC में क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना जो है वो 2003 में की गई। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, इसकी शुरुआत जो है 2006 में। ठीक है, तो इतने सारे अधिनियम आपको याद रखने हैं, लेकिन जो मेजरली इसमें से पूछता है आप वन नीति को याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा जल प्रदूषण वायु प्रदूषण से रिलेटेड अधिनियम याद रखिए। इसके अलावा जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, और जैव विविधता अधिनियम, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इतने को याद रखिए। हालांकि आपको पूरा याद करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट इतना तो याद रहे। इसके बाद है आपका दिवस। ठीक है, सबसे पहला दिवस जो है 2 फरवरी को जलमग्नता दिवस या फिर नम भूमि दिवस बोलते हैं। ठीक है, इसी दिन रामसर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसी के लिए जो है 2 फरवरी को जो है आपका जलमग्नता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, इसको याद रखिएगा। अब देखो, इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त ने मेरे को बताया था कैसे याद करना। देखो 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, ये 4 डे को आप कैसे याद कर सकते हो लाइन बार से। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बनानी है। देखो, इसको ऐसे याद रखना, वन रहेगा तभी जल मतलब वर्षा होगी, जब वन रहेगा तभी वर्षा होगी और तभी पृथ्वी का अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, तो 3 डे याद हो गए, 21 मार्च, 22 मार्च और 22 अप्रैल। और पृथ्वी का जब अस्तित्व बना रहेगा तो जैव विविधता होगी, तो जैव विविधता दिवस भी हम लोग को याद हो गया। ठीक है, तो 21, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। अब मैंने बोला पृथ्वी का अस्तित्व बना रहेगा, तो पृथ्वी का अस्तित्व बना रहेगा तो ये मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उसको अर्थ आवर के रूप में भी बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी डे को याद रख लीजिएगा इसी में। ठीक है, इसको और इसको, बचा ये 2 दिवस बीच में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 में आता है, 7 अप्रैल, और आपका राष्ट्रीय जल दिवस वो विश्व जल संरक्षण दिवस था। ये राष्ट्रीय जल दिवस जो है वो 14 अप्रैल को आता है। ये दोनों याद हो गए। नेक्स्ट आपको 5 जून तो आपको पता ही होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन विश्व पर्यावरण दिवस, इसको याद रखिएगा, ये तो याद ही होगा। 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस होता है। ठीक है, ये भी याद होगा मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ रहे होगे तो। 1 से 7 अक्टूबर तक तो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व प्रदूषण निवारक दिवस। ठीक है, इतने मिनिमम डेज हैं, उनको याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं थी
तो मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यूएनओ द्वारा कुछ वर्ष घोषित किए गए हैं, वर्ष और दशक, उसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो है आपका अभी एक साल पहले जो है CGPSC में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे 2002 को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस घोषित किया गया, ठीक है। 2003 को जो है सतत विकास वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष है 2006 को घोषित किया गया। विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष जो है 2008 को घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक जो है वो 2011 से लेकर 2020 को घोषित किया गया। यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक जो घोषित किया गया है 2011 से लेकर 2020, और यही क्वेश्चन CGPSC में आया था। यूएनओ द्वारा जो है जैव विविधता दशक किस दशक को घोषित किया गया है, तो जो अभी जो पिछला दशक गया है उसको यूएनओ द्वारा जो है जैव विविधता दशक घोषित किया गया, ठीक है। 2014 से 2024 तक जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्वहनीय ऊर्जा दशक घोषित किया गया है। इसके अलावा जैव विविधता वर्ष जो है 2010 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष जो है वो आपका 2011 को बनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 2013 को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष ये 2014 को बनाया गया, ठीक है। इतना सारा अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट दशक को जरूर याद रखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो है भारत ने करंट अफेयर आया था, भारत ने कुछ दशक को जो है दलहन वर्ष और तिलहन वर्ष बनाने की जो है रिकमेंडेशन भेजी थी, जिसको यूएनओ ने सराहा है। एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है आपका ये करंट का न्यूज़ है, तो मैं इतना बता दिया आपको, उसको भी ध्यान रखिएगा। ये थे कुछ दिवस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ मिसलेनियस फैक्ट और बता दूं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो कैलाश सांखला को बोला जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है सलीम अली को बोला जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। एशियाई हाथी का संरक्षक रमन सुकुमार को बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इनका नाम आपको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है इनका नाम, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्यावरण संबंधी पुरस्कार और पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई है, ठीक है, और उसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और मिसलेनियस फैक्ट कवर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है पर्यावरण संबंधी पुरस्कार। भारत में पर्यावरण संबंधित विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान करते हैं, फटाफट से हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये 1987 से चालू किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। सेकंड है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी मित्र पुरस्कार, 1986 में चालू किया गया। ये वनीकरण और प्रतिभूमि के विकास के लिए जो व्यक्ति एवं संस्थाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सेम पुरस्कार जो है उसका नाम चेंज करके राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये 1973 से चालू किया गया था। वनीकरण एवं प्रतिभूमि के विकास के लिए औद्योगिक कंपनी को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है आपका? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमृता बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये आपके वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार, ये पक्षी अनुसंधान के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार, ये 1995 में चालू किया गया था और ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है प्रदान किया जाता है। इसके बाद है प्रदूषण निवारण राष्ट्रीय पुरस्कार, ये 1992 से चालू हुआ, ठीक है। तो इतने सारे जो है मिसलेनियस पुरस्कार आपको याद रखने हैं। इसके बाद कुछ अवधारणा, हालांकि ये सभी अवधारणा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका धारणी विकास की अवधारणा बर्टलैंड ने दी है। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का पिता जो है वो ओडम को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र निकेत ये ग्रीनेल्स द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा है ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह जो है वो आपका लिंडेमान द्वारा दिया गया था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने की थी। इसके अलावा होप स्पॉट की अवधारणा जैसे कि मैंने आपको बताया था सिल्विया अर्ल ने दी थी, ठीक है। हॉटस्पॉट मतलब आपका जैव विविधता के तप्त स्थल और होप स्पॉट मतलब आपका समुद्री जैव विविधता
ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, उसको होप स्पॉट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो रोंजेन ने किया था। जैव विविधता का पिता ये भी बता चुका हूँ, विल्सन को बोला जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो आपके जोसेफ फोरियर ने दिया था। इसके अलावा जो है अम्ल वर्षा, रॉबर्ट एक्स स्मिथ जो हमने आज देखा। इसके बाद है ओजोन छिद्र, ये जोसेफ फॉरमैन की अवधारणा थी। ठीक है, तो इतनी सारी जो है अवधारणा जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए, इसलिए मैं आपको बोर्ड में नहीं लिख के दिखा रहा था। ठीक है, कुछ पर्यावरण संबंधी दुर्घटना जिसको आपको याद रखना है। भोपाल गैस दुर्घटना आपको याद रखना है। 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नाम की एक कीटनाशक कंपनी थी, वहाँ से आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, एंडरसन नाम का एक व्यक्ति जो था उसको इस हत्याकांड का दोषी पाया गया। हत्याकांड ही था एक तरीके से, गैस जरूर लीक हुई थी लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज थे। बाद में एंडरसन भाग के फरार हो गया। ठीक है, वो अलग चीज़ है। चॉर्नोबिल दुर्घटना, ठीक है, चॉर्नोबिल दुर्घटना बेसिकली उस समय के सोवियत संघ में हुई थी, जो कि वर्तमान अभी फिलहाल जो चॉर्नोबिल है वो आपके यूक्रेन में है। 26 अप्रैल 1986 को जो है वहाँ के परमाणु जो संयंत्र था उसमें विस्फोट हो गया था। ठीक है, तो इस घटना को याद रखना है। हिरोशिमा एवं नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से 2 बम गिराए थे, उसको आपको याद रखना है। 3 माइल आइलैंड नाम से दुर्घटना जो है आपके 28 मार्च 1979 को हुई थी हिंग्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, जो कि अमेरिका में स्थित है, और वहाँ पे परमाणु संयंत्र में आग लग गई थी। ठीक है, तो ये एक और पर्यावरण संबंधी दुर्घटना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और मिसलेनियस फैक्ट, जैसे कि आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है 1992 में हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के पश्चात जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहला आपका प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, 1974 में, आपको इतना याद रखना है। और लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। ठीक है, एक आध मिसलेनियस टॉपिक और बचे हुए हैं जिसको हम लोग को कवर करना है। अभी बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है और आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एवं आपका 10% का जो नियम है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपका पर्यावरण के संबंधित जो पिरामिड्स हैं, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेशनल पार्क वाला एक टॉपिक बच गया है, वो मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर्यावरण संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन वगैरह हुए हैं, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो लास्ट वाले जो अगला वीडियो आएगा उसमें 3 टॉपिक कवर करूंगा। सम्मेलन वाला वीडियो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। लेकिन हालांकि मैंने बहुत सारे सम्मेलन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, उतना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप फिर भी रिक्वेस्ट करते हो तो मैं आपको ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको एक और काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे और शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, CGPSC, ACF, CG व्यापम और बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। और कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी बनाएंगे आप लोग तो उतना ही ज़्यादा हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, हमारे टेस्ट सीरीज का ज़रूर पार्ट बनिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।